गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है ये। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में आज हम बात करेंगे शैक्षणिक प्रबंधन की। शैक्षणिक प्रबंधन, आपके टॉपिक का नाम है शैक्षणिक प्रबंधन। शैक्षणिक प्रबंधन में हम किन किन चीजों को रखते हैं? एकेडमिक मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं। इनमें हम किन चीजों को रखते हैं? जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, लर्निंग कॉर्नर है, पुस्तकालय है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षक संदर्भिकाएं हैं। इन सबों को हम शैक्षणिक प्रबंधन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा कक्षा कक्ष प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज हम इसी पर बात करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके बाद पुस्तकालय, लर्निंग कॉर्नर, उसके बाद पाठ्य पुस्तक, और शिक्षक कुंजी कहिए या संदर्भिकाएं कहिए। इसमें आज हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की। कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या है? जैसे अगर इसमें आई.के. डेविस का नाम आता है, सबसे पहले अगर जो प्रबंधन कहीं पर बात आती है तो आई.के. डेविस का नाम आता है। आई.के. डेविस ने कक्षा कक्ष प्रबंधन को 4 स्टेप में व्यवस्थित करने के लिए बताया है। ये 4 स्टेप क्या है? इसमें नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण है। पोस्टकार व्यवस्था में आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है कि हम जब किसी काम को योजनाबद्ध या नियोजित तरीके से करते हैं तो वो काम बहुत ही बेहतर होता है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संगठित करना होता है, उसको अग्रसरण करना पड़ता है और उसके बाद उस पर नियंत्रण रखनी होती है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन में जैसे आपको कोठारी आयोग 64-66 के तहत ये बताया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में होता है। तो कोई अध्ययन कक्ष कैसा होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए? तो आई.के. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग के तहत इसमें 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई हैं। प्लानिंग करना और संगठित करना यानी कि व्यवस्थित करना, अग्रसरण करना और उस पर नियंत्रण रखना। और इसके तहत ही कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षक को इन प्रबंधन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और शिक्षक मुख्य रूप से 2 कार्य करता है। एक कक्षा अनुदेशन प्रक्रिया का वह नियोजन करता है और दूसरी की उस अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का संपादन करता है। वैसे भी एक कुशल शिक्षक वो होता है जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ साथ प्रबंधक का भी काम करे। और उसके साथ इसका सैद्धांतिक आधार भी है कि यह प्रत्यय मानवीय प्रबंधन पर आधारित है और मानवीय व्यवस्था के अनुसार ही इसमें सारी चीजों को संगठित किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ यहाँ पर होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में
छात्रों की योग्यता और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिया जाता है और छात्रों के पूर्व व्यवहार को ध्यान में रखकर इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाता है और वांछित व्यवहार परिवर्तन छात्रों में किया जाता है। इसके तहत इसका एक बहुत ही अच्छा सा व्यवहारिक डेफिनेशन दिया गया है कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक अपनी क्रियाओं, अपने हाव भाव, अपनी मुख मुद्रा के माध्यम से छात्रों को अनुभव करके सीखने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षक और छात्र के कक्ष की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के मध्य एक अंतःक्रिया होती है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। वैसे तो इसके मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कक्ष प्रबंधन के चार कंपोनेंट्स हैं, 4 घटक हैं, जैसे भौतिक वातावरण और भौतिक घटक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक और मूल्य संबंधी आचरण या घटक। सबसे पहला है भौतिक वातावरण अथवा भौतिक घटक। भौतिक वातावरण एवं भौतिक घटक। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक घटक। चौथा है मूल्य तथा आचरण संबंधी घटक। कक्षा प्रबंधन क्या है, इसको अब अपने क्लासरूम के तहत बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि एक क्लासरूम में क्या होता है, जहां पर शिक्षक होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं और शिक्षक छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम क्लासरूम या कक्षा प्रबंधन कहते हैं, जिसमें सबसे पहला शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने क्लासरूम को मैनेज करे, व्यवस्थित करे, छात्रों के सीटिंग प्लान को देखे और जिस तरीके से छात्र हैं उसी तरीके से उसके उठने बैठने की व्यवस्था करें। आप जानते हो कि हम समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ते हैं और समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को शामिल किया जाता है, चाहे वो सामान्य छात्र हो चाहे वो विशिष्ट छात्र हो। तो इसमें सबसे पहले हम भौतिक वातावरण और भौगोलिक घटक, इसके जो कक्षा प्रबंधन के कंपोनेंट से घटक हैं, भौतिक वातावरण भौतिक घटक आता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक आता है, मनोवैज्ञानिक घटक आता है, मूल तथा आचरण संबंधी घटक आता है। तो किसी भी संस्था की कक्षा की जो होती है वो क्लासरूम प्रथम इकाई होती है और कक्षाओं में विद्यालय का स्वरूप बनता है। भौतिक वातावरण में स्थित क्या होती है कि विद्यालय भवन कहाँ पर है, वहां पर रूम का आकार कैसा है, उसमें प्रकाश आने की व्यवस्था है या नहीं, छात्रों के उचित तरीके से बैठने की व्यवस्था है या नहीं और उसमें साफ सफाई है या नहीं, इन सभी चीजों को देखा जाता है। अगली बात, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटक में कौन सी चीजें आती हैं? इसके तहत तो विद्यालय बिल्डिंग आ जाता है, उसमें उठने बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक में आता है कि शिक्षक और छात्रों का पारस्परिक संबंध क्या है, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच उनका सहसंबंध कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है। अगली बात कि छात्र और छात्र के बीच परस्पर संबंध कैसा है, उसके बाद प्राचार्य और शिक्षक के बीच संबंध कैसा है और उसके बाद शिक्षक के बीच संबंध कैसा है। अगला आता है मनोवैज्ञानिक घटक।
मनोवैज्ञानिक घटक के अंतर्गत यह कहावत भी आपने सुना होगा कि जब तक किसी काम के लिए किसी को मोटिवेट न किया जाए तो वो काम उतने आसानी तरीके से नहीं हो पाता। हर किसी को कहीं ना कहीं पर मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो एक शिक्षक का भी काम है वो छात्रों को पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करे, उनको अभिप्रेरित भी करे और सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करे। और अगली बात, इसमें छात्रों में मूल्यों को ट्रांसफर करना, क्योंकि शिक्षक को छात्र आदर्श मानता है और एक शिक्षक को अपने आदर्श को बनाए रखते हुए छात्रों में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उन मूल्यों को हस्तांतरित करना। ये तो कक्षा कक्ष प्रबंधन के जो मेन घटक हैं वो हैं। इसके साथ ही बहुत और अदर सारे चीजें भी हैं जो इसके कंपोनेंट में हम शामिल करते हैं। उसमें आ जाता है जैसे शिक्षक और छात्र। किसी भी क्लासरूम के लिए किसकी जरूरत है? शिक्षक और छात्र की जरूरत है। शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं। अगला बात कि कक्षा कक्ष में सामाजिक और भौतिक वातावरण कैसा है, शिक्षक किन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है, कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, कक्षा मोटिवेशनल है या नहीं, कक्षा में पॉजिटिव बातें छात्रों के सामने रखी जा रही है या नहीं, और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री का किस कैटेगरी में यूज करता है, और उसके बाद शिक्षक शिक्षण कौशलों का यूज किस तरीके से करता है, और फिर उसमें शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाले अंतःक्रिया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके आगे इस क्लास को हम और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं।